बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने सरेंडर कर दिया है। कैसे सरेंडर किया, हथियार क्यों फेंके, इसकी मुकम्मल कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक अब क्या बड़ी खबर आई अदालत से, ये भी हम बताएंगे। और उनके खिलाफ अब एक और एक्शन जो है वो किया गया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली बुजुर्ग खातून को रिहा कर दिया गया, ये भी बताएंगे। इस खबर का भी जायजा लेंगे। और फिर पंजाब की जो सियासत है बहुत तेज हो गई। जहां पर 3 जमातें थी, अब कई धड़े सामने आ रहे हैं। इन धड़ों की कहानी क्या है और किस किस्म की प्लानिंग की जा रही है। और फिर काफली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, जिनके बारे में लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था कि इन्हें स्पीकर के सामने वापस दोबारा पेश होना है, वहां की क्या सूरत हाल है, ये भी आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे जो अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आई, उमर अता बंदयाल साहब शायद जल्दी ही छुट्टियों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि छुट्टियां आ रही हैं और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये नज़रसानी केस है इंतखाबात पंजाब के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, इसमें क्या कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर ने आर्टिकल 184(3) से आर्टिकल 184(3) से मुतल्लिक कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मौक़िफ़ यानी ये तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मौजूदा केस में 184(3) के तहत ही दायर हुआ। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक नए कानून का इतलाक मौजूदा केस पर भी होता है। अटॉर्नी जनरल नए कानून की कॉपियां तमाम फरीकैन को फराहम करें और फरीकैन मुनासिब समझे तो आइंदा समाअत पर इस हवाले से दलाइल दें। केस की मजीद समाअत जो है 7 जून के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये तो होना ही था राय साहब। कौन खड़ा रह सकता है डट कर तेज हवाओं के आगे। जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों की हिफाजत नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम की क्या हिफाजत करेगी। क्या ये बात दुरुस्त है राय साहब? मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया, सख्त अल्फाज तो मैंने इस्तेमाल किए उस चीफ जस्टिस के बारे में जो एक अदालत चलाते हैं और वो अदालत आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए आशफी साहब, ये तो चीफ जस्टिस साहब ने अमली तौर पर सरेंडर किया है। एक उन्होंने सेफ एग्जिट तलाश करने की कोशिश की है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो हुक्म इम्तना जारी किया था, उस हुक्म इम्तना में उन्होंने ये कहा था कि अगर सदर की जानिब से ये नाम नहाद बिल, अगर इसको कानून की शक्ल दे भी दी जाए, यानी इस बिल को मंजूर भी कर लिया जाए, तो तब भी इसको कानून की शक्ल नहीं दी जा सकती। क्योंकि चीफ जस्टिस को उस वक्त अंदाजा था कि सदर आरिफ अलवी के ऊपर भी हो सकता है कि कहीं से दबाव आ जाए, या सदर आरिफ अलवी एक सर्टन टाइम फ्रेम के लिए इस बिल पर दस्तखत करने से रुक सकते हैं, और वो जब एक आईनी विंडो गुजर जाएगी तो उसके बाद ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा। यानी सदर के पास भी कोई अनलिमिटेड पीरियड तो नहीं था कि वो इस बिल के ऊपर दस्तखत ना करते। अब अगर वो दस्तखत ना भी करते तो तब भी ये कानून बन जाता। लेकिन उस वक्त का हुक्म इम्तना, उसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए थे कि सदर अगर सिग्नेचर कर भी दें तो तब भी ये किसी सूरत कानून नहीं बनेगा। लेकिन अब जैसे ही सदर ने ये दस्तखत किए हैं, चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले पर खड़ा नहीं होना चाहते। यानी इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने फैसला किया था और इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी, तो अब चूंकि उनको पता है कि एक ऐसी दबाव की सूरत हाल है जिसमें किसी भी सूरत चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जैसे जज जो हैं, ये इस किस्म के दबाव का सामना नहीं कर सकते। ये कभी भी इस किस्म के दबाव का सामना नहीं कर सकते। वो और जज साहिबान होते हैं जो इस किस्म की सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं। तो अब उन्होंने ये फैसला किया, ये जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, इसके अंदर सारा मलबा इस बात पर डालने की कोशिश की कि 184(3) के मुतल्लिक अब एक चूंकि कानून बन गया है, तो इसलिए 7 जून तक इसकी समाअत यानी इलेक्शन केस की समाअत हम मुलतवी करते हैं। और अगर फ्रीकैन मुनासिब समझें तो इस पर दलाइल दे दें, वरना इस केस को आप खत्म समझें। यानी पंजाब इलेक्शन केस मुकम्मल तौर पर शेल्व हो गया है, पंजाब इलेक्शन केस मुकम्मल तौर पर खत्म शुद्ध हो गया है। चीफ जस्टिस साहब ने
सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने, चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने हथियार डाल दिए हैं और इनके साथ वो 7 जज यानी चीफ जस्टिस के अलावा भी 7 जज जिनके मुतालिक ये तासुर था कि ये कोई आइन के साथ खड़े हो गए हैं, इन तमाम लोगों ने अपने आइनी अख्तियारात मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिए। क्योंकि हाशमी साहब, इसके अंदर सबसे बुनियादी बात यह थी कि बार बार चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। पाकिस्तान के तमाम चोटी के जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है, आइन को रीराइट किसी भी सूरत नहीं कर सकती। पूरी दुनिया के अंदर अगर जंगें लगी हों, सैलाब आए हों, कुदरती आफात जो हैं उनसे कोई मुल्क दो चार हों, तो तब भी आइन वाहिद सहारा होता है, कानून वाहिद सहारा होता है। उन मुल्कों में यानी तबाहशुदा माशरों में, कबायली माशरों में, जंगज़दा माशरों में, कैदज़दा माशरों में भी अगर आइन और कानून पर अमल दरामद ना किया जाए तो जाहिर है कि वो माशरे तो फिर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से इस किस्म के तबाह माशरों में भी आइन और कानून की पाबंदी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब, लफ्ज़ तो ये कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है आम जुबान में, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि पतली गली से निकल गए। पतली गली से उन्होंने निकलने की कोशिश की है। निकलने की कोशिश क्या किया है, सारा मलबा उन्होंने डालने की कोशिश की है कि ये चूंकि कानून बन गया। अगर आप इसको कानून मानते हैं तो उस वक्त आपने हुक्म इम्तना क्यों जारी किया था? और उस वक्त तो आपके रिमार्क्स ये थे, बल्कि आपका जो हुक्मनामा था उसके अंदर ये तहरीरी नुक्ता लिखा गया था कि पार्लियामेंट आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकती। आइन सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ देता है और सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती। आप हर रोज़ जो समाअत कर रहे थे उसका एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर रहे थे। अब चूंकि आप अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, आप ना करवा सके, कम से कम ये तो अनाउंस तो कर देते कि हमारी जानिब से ये फैसला है, इलेक्शन की डेट हमने अनाउंस की थी, ये हमारी तरफ से फैसला है। अब आगे अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही तो हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तौहीन अदालत लगा रहे हैं। अगर हमारे जानिब से तौहीन अदालत लगाने के बावजूद अगर शहबाज शरीफ अपना ऑफिस नहीं छोड़ते, अगर वजारत उज़्मा नहीं छोड़ते, तो इदारों को वो हुक्म देते। अगर इदारे उनका हुक्म ना मानते तो कम से कम ये तमाम लोग, तमाम इदारे, शहबाज शरीफ ये एक्सपोज तो होते कि एक जाली वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं जो कि अदालत से नाअहल करार पाए हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनकी साख जो पहले ही नहीं है, ये मजीद तबाह होती कि एक अदालती फैसले के नतीजे में यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नाअहल करार पाए हैं और ज़बरदस्ती जो है ये फिर भी बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म हाउस में। इनके साथ कोई इंटरनेशनल मुआहदे नहीं होने थे। इनके जो इंटरनेशनल विजिट्स हैं वहाँ पर इनको अभी भी कोई अहमियत नहीं मिलती और बाद में भी कोई अहमियत नहीं मिलनी थी। और अभी मैं देख रहा था तुर्क सदर के साथ जो एक फुटेज वायरल हुई है बड़ी मज़े की, शहबाज शरीफ की, जो सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं कि ये वहाँ पर गए हैं, जैसे इनकी आदत है कि हर किसी को ज़बरदस्ती गले लगाने की कोशिश करना या हर आलमी रहनुमा का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खड़े हो जाना और उनको भी एम्बेरस करना, खुद भी एम्बेरस होना। तो इसी तरह इस फुटेज में देखा जा सकता है ये तुर्क सदर की जो तकरीब हलफ बरदारी में यहाँ से तशरीफ़ लेके गए, पता नहीं अनइन्वाइटेड ही तो नहीं चले गए, तो वहाँ पर भी इन्होंने ज़बरदस्ती तुर्क सदर को गले लगाने की कोशिश की। लेकिन आप जेस्चर देखें तुर्क सदर का तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और दूर से ही उनको यानी इन्होंने ज़बरदस्ती उनके साथ गले मिलने की कोशिश की, लेकिन वो गले नहीं मिले और दूर से ही इनको बस हाथ वगैरह मिला के कुछ दूर कर लिया। तो इनकी आलमी सतह पर तो वैसे भी कोई साख नहीं थी। तो ये अगर इनकी नाअहली का फैसला आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट की साख ज़रूर बन जाती और इनकी यानी शहबाज शरीफ की या पीडीएम के टोले की जो रही सही बची कुछ साख है ये भी तबाह हो जाती। अब चीफ जस्टिस साहब जब से डीजी आईएसआई और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन जब से इनकी ब्रीफिंग हुई है चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में डीजीएमओ की और डीजी आईएसआई की, उसके मौसम बदल गया। उसके बाद ऐसा मौसम बदल गया। जी हाँ, उसके बाद से आप देखें कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी बड़े होम्योपैथिक किस्म के आना शुरू हो गए और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन को तो मुकम्मल तौर पर चुप लग गई। उसके आगे जो 4-5 समातें हुई हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन का तो एक
कोई रिमार्क नहीं आया, किसी किस्म के रिमार्क्स जो हैं उसके बाद इनके नहीं आए। तो इसको अगर मैं बहुत हल्के अल्फाज इस्तेमाल करूं, आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं, सख्त अल्फाज ना भी इस्तेमाल करूं, तो तब भी कम से कम हम यही कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने अमली तौर पर सरेंडर कर दिया है। लेकिन इसके अंदर जस्टिस फायज ईसा के लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि अब ये जो कानून बना है और इसके ऊपर चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर कदगन लगी है। सितंबर में चले चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने रिटायर हो जाना है, सितंबर में जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है। तो अब ये जो अख्तियारात पर कदगन लगी है, जिसको अब एक कानूनी शक्ल दी गई है, तो ये भुगतना पड़ेगा अब जस्टिस फायज ईसा को भी, जो इस पूरे घिनौने खेल का खुलकर हिस्सा बने और इस तरीके से हिस्सा बने कि आवाम की जानिब से भी, सियासी हल्कों की जानिब से भी, कानूनी हल्कों की जानिब से भी उन पर तनकीद हुई। लेकिन लगता अब यह है कि जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई है रिसेंटली, उससे ये लगता है कि उनको ये एहसास हो गया है कि अब ये हुकूमत चीफ जस्टिस की राह में और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की राह में जिस तरह के कांटे बो रही है, इससे वो भी अफेक्ट होंगे। इसलिए उन्होंने फिर चीफ जस्टिस साहब के साथ ये जो आपकी मुहिम थी शजरकारी की, इसके अंदर फिर चीफ जस्टिस के साथ फोटो सेशन करवाया और वो वीडियो भी फिर वायरल हुई और ये इन्होंने तासुर दिया कि मैं कोई मुतासिब जज नहीं हूँ और मेरी कोई चीफ जस्टिस से कोई नाराज़ी नहीं है। अच्छा राय साहब, परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई, जिस अंदाज में हुई वो हम सब ने देखी। ड्रिल मशीन्स लाई गई और शीशा तोड़ा गया और फिर उन्हें पेश कर दिया गया जो मजिस्ट्रेट साहब है उनके सामने, और फिर उन्होंने फैसला जो महफूज था वो सुनाया कि जनाब जो चीज़ें और जो शवाहिद आप लेकर आए हैं इसके ऊपर मुकदमा नहीं बनता, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद हमने देखी और उस फैसले के खिलाफ जो महफूज सुनाया गया और कहा गया कि जनाब पीटीआई के मजिस्ट्रेट साहब हैं और इनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो उनके जो उनकी जिम्मेदारियां हैं प्रोफेशनल, उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, लिहाजा हम उसको नहीं मानते। और फिर क्या हुआ, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुजरावाला मुंतकिल किया जाता है और यहाँ पर भी समझा शायद यही जा रहा था कि कोई फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा, जिनकी मर्जी के मुताबिक फैसला लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन राय साहब वहां भी फैसला यही आया और उन्हें बरी कर दिया गया। गुजरावाला की अदालत है, दोनों मुकदमात जो बनाए गए उसमें बरी करने का हुक्म दिया गया। गुजरावाला के ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद अफजल ने महफूज फैसला सुनाया और अदालत ने परवेज इलाही को दोनों मुकदमा से बरी करने का हुक्म दिया, जिस पर उन्हें दोबारा जब वो बाहर निकले हैं तो उन्हें दोबारा एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरावाला एंटी करप्शन में 2 मुकदमा दर्ज हैं और इन दोनों मुकदमात में सड़कों की तामीर और ठेकों में किकबैक्स का उन पर इल्जाम है। राय साहब इसके ऊपर ना जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसके फौरी बाद एक रिएक्शन भी आया और ये जो रिएक्शन था वो मुनस इलाही का था। मुनस इलाही ने कहा, वो ये कहते हैं कि पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। लाहौर के एक और गुजरावाला के दोनों केसेस में परवेज इलाही बरी हुए। पंजाब असेंबली की भर्तियों के भोंडे केस में परवेज इलाही को अब गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। परवेज इलाही अदलिया से सुरखरू हो रहे हैं। मुझे जो चौधरी शाफे का एक बयान है ना, वो इससे एक बड़ा ऑब्वियसली राय साहब हमारी गुफ्तगू जो है हमारे सुनने वाले यकीनन उसे एनालाइज भी करते होंगे। और जो कल एक बात हमने इसी प्लेटफॉर्म पे कही थी कि जनाब अगर परवेज इलाही साहब इतने ही बुरे थे, इतना ही किकबैक्स का आपको इल्म था, तो आप किस मुंह से जरदारी साहब या शहबाज शरीफ जाकर उनसे मिले और उन्हें अपनी हुकूमत में शामिल करना चाहते थे और उन्होंने नहीं मानी, तो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। यानी हुकूमत और इनके जो लोग हैं वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए। आज दोबारा एक और मुकदमा बनाया गया। चौधरी शाफे साहब ने कहा जी जनाब अगर वो काफ लीग में आना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, ख़ानदान की हैसियत से हम उन्हें वेलकम करेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि परवेज इलाही साहब अपना अलग से एक सियासी धड़ा बनाएं, एक सियासी जमात बनाएं और ये उनके लिए भी बेहतर होगा। राय साहब अभी क्या फैसला हो नहीं पा रहा कि परवेज इलाही, चूंकि मेरे समेत आपके अलावा पाकिस्तान में अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, वफादारियां तब्दील करवाना, नई पार्टी तश्कील, नए धड़े, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है
कि जब तक एक मर्जी की गेम और मर्जी की फील्डिंग नहीं लग जाती, ये लोग आगे नहीं जाएंगे। मौका नहीं मिल पा रहा, और या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हकीकतन ये केसेस मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर परवेज इलाही साहब के खिलाफ ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाँ अश्विन साहब, परवेज इलाही पर बात करते हैं, आगे चलकर थोड़ा दो कोर कमांडर्स के मुतल्लिक भी बात करते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन के जहाज ने जो दो बड़ी कलाबाजियां खाई हैं, जो कि आपके सवाल से रिलेटेड है मामला, उसके ऊपर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जहांगीर तरीन का जहाज़ पहले लाहौर की फ़िज़ाओं में परवाज़ करता रहा, फिर उसके बाद उसने जनूबी पंजाब की फ़िज़ाओं में परवाज़ की, फिर इस्लामाबाद में लैंडिंग की, और उस वक्त अनाउंस ये किया गया, यानी आज से 4 दिन पहले, कि 100 बड़े रहनुमा पीटीआई के वो अब जहांगीर तरीन के साथ मिलेंगे और जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ी पार्टी का ऐलान करेंगे। ये कहा गया था कि 24 घंटे में वो ये ऐलान करेंगे। आज 120 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक जहांगीर तरीन वो ऐलान नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि एक सिर्फ फिरदौस आशिक अवान, जिनको इमरान खान साहब ने खुद मुकम्मल तौर पर कॉर्नर किया हुआ था, या आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं कि खुड्डे लाइन लगाया हुआ था, तो फिरदौस आशिक अवान ने जहांगीर तरीन से मुलाकात करके ये यकीन दहानी करवाई कि आप जो नया ग्रुप बनाएंगे, जाहिर है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी, तो मैं उस ग्रुप में शामिल होंगे। सिर्फ एक फिरदौस आशिक अवान। बाकी जिन पीटीआई के खिलाड़ियों ने पीटीआई को छोड़ा, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के बड़े नाम हैं, उनको ये पता है कि वोट बैंक जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब के साथ। उनको ये पता है कि जहांगीर तरीन अपनी कैपेसिटी में अगरचे एक बहुत बड़े फिगर थे, बहुत पॉपुलर थे इमरान खान साहब के जब तक वो करीब थे। इमरान खान साहब की कुर्बत की वजह से वो भी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन इमरान खान साहब से जब उनकी मुखासमत हुई, या इमरान खान साहब को जब उन्होंने छोड़ा, इमरान खान साहब के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर जब वो गए, तो उसके बाद जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप जो है, ये खसो खाचाक की तरह लाहौर में, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में ये खसो खाचाक की तरह बह गया था, इबरतनाक शिकस्त से दो चार हो गया था। तो इसलिए पीटीआई के जो रहनुमा इस वक्त पीटीआई को एक जबर के तहत छोड़ रहे हैं, वो बड़े रिलक्टेंट हैं। उनको पता है कि जहांगीर तरीन का तो अपना कोई वोट बैंक नहीं है। अगर उनका अपना वोट बैंक होता तो वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अपने लोगों को, जो कि इलेक्टेबल से, यानी इलेक्टेबल से उनको किसी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं थी, उनको नून लीग के टिकट की जरूरत नहीं थी, वो इलेक्टेबल से, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान साहब के सामने खड़े नहीं हो सके। इसके बावजूद कि उनको नून लीग का टिकट भी मिल गया था और उनको जनब बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट भी कर रही थी। तो अभी भी पीटीआई के जो बड़े रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ी है या पार्टी के ओहदे छोड़े हैं, वो इसलिए रिलक्टेंट हैं कि जहांगीर तरीन को कितने के वोट डलवा सकेगी एस्टैब्लिशमेंट। यानी जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल भी हो जाएं, कुछ इलेक्टेबल भी शामिल हो जाएं, तो जहांगीर तरीन की पार्टी कितनी सीटें जो है वो हासिल कर सकती है, और उसका फिर क्या इक़्तिदार में शेयर होगा, कितनी वजारतें वो बांट सकते हैं। क्योंकि कोई 213-14 के करीब इस वक्त अरकान सूबाई असम्बली, अरकान कौमी असम्बली, जो मौजूदा अरकान कौमी असम्बली थे और इससे पहले जो अरकान सूबाई असम्बली थे यानी पीटीआई के, ये 213-14 के करीब जो हैं, ये इस वक्त पीटीआई को छोड़ के जा चुके हैं। तो इसलिए फिर इस्लामाबाद से उनके जहाज़ ने एक नाकाम लैंडिंग के बाद लाहौर रुख किया और दोबारा उन्होंने रजू कर लिया। इसके लिए अगेन मैं ये जहांगीर तरीन साहब के लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन उनके जहाज़ के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, ये एक जो मुहावरा है। तो वो फिर चले गए अपने ही हम ख्याल ग्रुप के पास, वही जो 8-10 लोगों का उनका ग्रुप था, वही जो पिटे हुए मोरे हैं, वो सारे पिटे हुए मोरे जो हैं उनके साथ फिर उन्होंने लाहौर में मुलाकात की और उसकी एक फुटेज जो है वो जारी की गई। तो फिलहाल जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है ये दर दर पर कलाबाजियाँ वगैरह तो खा रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर जहांगीर तरीन के साथ उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक ब्लैक एंड वाइट में 100% गारंटी नहीं दी जाती कि जहांगीर तरीन को अगले इलेक्शन में जो कि रिग होना है उसके अंदर से कितनी नशिस्तें दी जाएंगी, और फिर जो नशिस्तें दी जाएंगी उसमें जो भी हुकूमत बनेगी उसके अंदर कितनी वजारतें मिलेंगी। तो ये असल मसला है। ये आप ये कह लें कि अभी पार्टी शुरू नहीं हुई और अभी ये देग पकी नहीं है और लड़ाई शुरू हो गई है कि वजारतें किसकी होंगी और कितनी वजारतें होंगी।
किसको कौन सी वजारत मिलेगी। इस वजह से जहांगीर तरीन के ग्रुप में अभी तक ये जो कहा गया था कि 100 से बड़े लीडर शामिल हो जाएंगे, वो शामिल नहीं हुए। अब आ जाए चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, क्योंकि एक इतला जो है वो ये फैला दी गई कि चौधरी परवेज इलाही अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी दोबारा गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और जिस तरह से इससे पहले पीटीआई के रहनुमाओं को दबाव के तहत या जबर के तहत उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो परवेज इलाही भी पार्टी छोड़ देंगे। अच्छा, इसके अंदर दो बड़ी खबरें हैं। एक तो आशफी साहब, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें दबाव का सामना था, हमें जबर का सामना था, यकीनन इनको दबाव का सामना था, इनको जबर का सामना भी था, लेकिन उसके बावजूद ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ दें। हाशमी साहब, ये जो पीटीआई के कारकुन हैं, ये खास तौर पर पीटीआई के खवातीन कारकुन, ये जो खवातीन कारकुनान हैं, इन्होंने देखें खास तौर पर ये आलिया हमजा, इसी तरह जो बिल्कुल निचले लेवल पर जिनके पास कभी कोई टिकट नहीं रहा, कोई ओहदा नहीं रहा, ये सनम जावेद जैसे जो उनके सोशल मीडिया के कारकुन हैं, वो तो इतने दिनों के रिमांड के बाद अदालत में, यानी एक तरह से उनको हब्से बेजा में रखा गया था, अदालत के हुक्म पर अदालत में पेश किया गया, तो तब भी उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो रहनुमा किसी जबर के तहत या अपने कारोबार बचाने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि इनको ये भी बताया गया होगा कि आपका ये कारोबार है, ये हमारा सारे इल्म में है, आपके फलां कंपनी में शेयर्स हैं, ये भी हमारे इल्म में है, ये नहीं कि कोई हराम के हैं या कोई इलीगल पैसे से बनाए गए हैं, लेकिन जो भी उनके कारोबार हैं उनकी सारी निशानदेही की गई होगी, उनका अगर कोई प्लाजा है उसकी निशानदेही की गई होगी, उनकी कोई बसों की कोई सर्विस है, कोई ट्रांसपोर्ट है, जैसे एक पीटीआई के रहनुमा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उनके ट्रक जला दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखी जाती होंगी और ये कहा जाता होगा कि आपका कारोबार तबाह कर देंगे, आपके ये जो शेयर्स हैं इनको जब्त कर लेंगे, आपके अकाउंट्स फ्रीज करा देंगे, आपके ऊपर जो है वो अरसा हयात तंग कर देंगे। लेकिन हाशमी साहब, अगर आपने सियासत में आए हैं तो इन तमाम चीज़ों के लिए तो ज़हनी तौर पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने वजारतें भी तो ली हैं। परवेज खटक ने वजारत आला 5 साल चीफ मिनिस्टर तो वो रहे हैं, उसके बाद वज़ीर दिफा भी रहे। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये कहें कि जबर था, दबाव था, तो जबर और दबाव के तहत हम पार्टी छोड़कर चले गए। बहुत से पीटीआई के रहनुमा ऐसे हैं, उनको भी इसी किस्म का हालात का सामना है, लेकिन वो इस वक्त पार्टी का। अच्छा, एक और अब परवेज इलाही की बात हम कंप्लीट कर लें जी। अच्छा जी जी, मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब, आपको क्या लगता है कि घर की पार्टी के साथ जाएंगे या राय साहब के नहीं जाएंगे? देखें, परवेज इलाही को ये पता है कि अगर वो वापस काफ लीग में चले जाते हैं, दोबारा से काफ लीग एक भी हो जाती है, तो उनके पास आगे ऑप्शंस क्या होंगे? क्या वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे तो पीपल्स पार्टी की तो पंजाब में ज़ीरो प्रेजेंस है। अभी पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ नशिस्तों के ऊपर अकोमोडेट करने के लिए एक फार्मूला तो तय किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल के लिए, यानी आज से 15-20 साल के लिए शायद ये ग्राउंड तैयार किया जाए कि बिलावल जरदारी भी पंजाब से कुछ नशिस्तें लेके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी अगले 10 साल तक तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से ये एक फार्मूला तो बनाया जा रहा है, लेकिन क्या चौधरी परवेज इलाही को ये सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं? एक तो वैसे ही काफ लीग का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, चौधरी परवेज इलाही का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। वो ना तो कोई नजरियाती रहनुमा है, ना वो कोई पॉपुलर रहनुमा है। वो एक खास किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते थे, एक मखसूस किस्म के धड़े की सियासत करते थे। इस वजह से इक्का दुक्का सीटें जो है ये मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर से, यानी मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर से इक्का दुक्का सीट्स जो हैं ये काफ लीग निकाल लेती थी, वो भी सीट एडजस्टमेंट की सूरत में। और चौधरी परवेज इलाही की आप ये कह लें कि जो एक बड़ी लंबी सियासी रियाजत है उसके नतीजे में। लेकिन अब तो चौधरी परवेज इलाही को ये पता है कि अगर इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहेंगे, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, तो वो आवाम की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरेंगे, उनका वोट बैंक भी बनेगा। इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहने की वजह से पीटीआई का सारा वोट बैंक उनके साथ रहेगा, वो अपनी नशिस्तें भी जीत जाएंगे। अभी ना सही, जब भी इलेक्शन हुआ या ये इलेक्शन अगर मुकम्मल तौर पर रिग भी किया गया तो अगले इलेक्शन में सही, और अगर चौधरी परवेज इलाही बहुत अरसे तक फाल सियासत नहीं भी कर सकते तो आगे उनके बेटे का मुस्तकबिल तो है ना, उनको पता है कि उनके बेटे का मुस्तकबिल भी पीटीआई के साथ जुड़ा है।
तो इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नून लीग के साथ जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ जाएं। अमली तौर पर उनके पास काफ लीग में वापस जाने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफ लीग में भी वापस गए तो उनको बहुत ही पुरानी नौकरी पर, पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करनी पड़ेगी। ये पीटीआई के दौर में तो आप देखें कि वो वज़ीर आला भी रहे, इससे पहले स्पीकर भी रहे, लेकिन उसके बाद अगर ये नून लीग के साथ मिल गए या इन्होंने काफ लीग बना ली तो शायद ये दोबारा से कोई यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी ना बने, क्योंकि नून लीग तो बड़ी मुंतकिम मजाज जमात है। उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को खुडे लाइन लगाया हुआ है, तो परवेज लाई को तो बिल्कुल ही वो मुकम्मल तौर पर खुडे लाइन लगा देंगे। तो परवेज लाई घाघ सियासतदान है, इस वजह से वो इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है इसको किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहते। और ये बाकी भी जिन लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की है, बहुत जल्दबाजी की है, 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन, एवन शीरी मजारी, उनकी तबीयत तो ज़ाहिर है कि ठीक नहीं थी, बुजुर्ग भी हैं, उनकी बेटी जो है उनका दबाव भी होगा, एक फैमिली इशू भी है, लेकिन उसके बावजूद हाशमी साहब ये 72-74 साल की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो कैंसर की मरीज़ा भी हैं, तो वो हंसते मुस्कुराते जेल जाती हैं, हंसते मुस्कुराते वापस आ जाती हैं। तो सियासत में जब आप आते हैं, सियासत में तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप ये कहें कि मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी, जब को हालात ठीक होंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। उस वक्त तक नौजवान मुतबादल क़यादत आपकी जगह ले चुकी होगी, आप उस वक्त तक अच्छा, एक और भी आपने बातें ठीक की, लेकिन ऐसा इसमें ना ये जो बहुत जल्दबाजी की गई कुछ धड़ों की तरफ से, वो कुछ हम, एक तो हाशिम डोगर का ग्रुप 30 लोगों का, उन्होंने कहा जी कि कुछ हमने लोगों को इकट्ठा किया और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, सियासत को खैरबाद कह दिया, और जो टिकट होल्डर्स हैं उनका एक इजलास बुलाने की, अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम एक नया धड़ा, अलग धड़ा जो है वो तैयार करेंगे। फिर फवाद चौधरी ग्रुप के बारे में भी बातें होती रही कि जनाब फवाद चौधरी साहब भी कोई तीर चलाने लगे हैं। फिर हमने जहांगीर तरीन, जिसकी तफसील आपने बता दी, फिर इसके साथ साथ अब तनवीर अलियास साहब भी कह रहे हैं कि मैं एक नया धड़ा बनाऊंगा और एक नई पार्टी। तो राय साहब, पॉलिटिकल वोट जो है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाहल करके साइड पे रख दें, इमरान खान साहब को जेल में डाल दें, सब कुछ कर दें जो जिस तरफ इशारे जो है अब हमें मिल रहे हैं, तो ये वोट बैंक कोई ना कोई तो निकलेगा ना पंजाब में वोट डालने के लिए। कोई ना कुछ तो इलेक्टेबल्स भी होंगे, इलेक्शन भी होगा। अगर ये करवाने लगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होगी? क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि जनाब देखें, इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है, इमरान खान, लेकिन वो वोट बैंक दूसरे लोगों को जब तक वो इस्तेमाल नहीं होगा, इलेक्शन होने और इलेक्शन करवाने से और इलेक्शन में के नतीजे से तो नहीं रोक सकता। और यही वो चाहते हैं, टर्नआउट कम होगा। अगर 55% टर्नआउट होना था, वहाँ पर 5 या 10% टर्नआउट होगा। इसके बावजूद बहुत कम तादाद में लोगों के दरमियान वोट तकसीम होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, अगर इंतखाबात हुए और 4 महीने का इन्होंने कह दिया कि हम बजट देंगे, अगर इंतखाबात होते हैं तो वैसे इंतखाबात नहीं होंगे, एक 5% का फैसला पूरे पाकिस्तान की 23-24 करोड़ आवाम पर मुसलत कर दिया जाएगा। हाशमी साहब, 30 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, ये 3-4 ग्रुप, ये कितने ताकतवर होंगे? क्या ये जनब बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट का जो ग्रुप था, ये क्या ग्रुप उससे भी ज्यादा ताकतवर होंगे? उनसे भी ज्यादा बासर हो सकते हैं। ये परवेज इलाही साहब 12 सीटों पे वजारत आला लेके थे, ऐसा ताकतवर तो थे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जनब बाजवा जब इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी हुकूमत गिराने के बाद, और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जनब बाजवा का अपना एक ग्रुप था ना, वो भी तो एक ग्रुप की सूरत में ही सामने आए हुए थे इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन क्या इमरान खान साहब को 2 ज़िमनी इलेक्शन में उनका रास्ता रोका जा सका था? इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड लिया गया था, क्या इमरान खान साहब का रास्ता रोक सके थे वो, या इमरान खान साहब को जीतने से रोक सके थे? तो जब जनब बाजवा यानी एक इंडिविजुअल के तौर पर भी और एक ग्रुप के तौर पर इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोक सके, जो पाकिस्तान के अंदर 75 साल से हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है, आर्मी चीफ का जो ऑफिस होता है, ये पाकिस्तान के अंदर 75 साल से बदकिस्मती से सबसे ताकतवर ऑफिस होता है। तो अब आप ये देखें कि जनब बाजवा के होते हुए भी इमरान खान साहब ने 2 मरतबा ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया था। तो इसलिए ये जो 30 ग्रुप, 40 ग्रुप, 10 बंदों का ग्रुप,
इनकी अमली तौर पर कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि इलेक्शन होता है या नहीं होता, और अगर इलेक्शन होता है तो उसके अंदर कितने फीसद धांधली की जाएगी। 50% धांधली भी इसलिए इस वक्त मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल होगी, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान साहब को हराने के लिए कोई 80-85% धांधली करनी पड़ेगी। तो 50% धांधली भी हुई तो तब भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसलिए ये जो ग्रुप्स हैं कि जी वो कर्नल हाशिम कह रहे हैं कि 30 का ग्रुप है मेरे पास, 40 का ग्रुप, ये सारे ग्रुप इससे पहले इमरान खान साहब के सुनामी के आगे ये पहले खसो खाशाक की तरह बह चुके हैं, तिनकों की तरह उड़ चुके हैं। ये कौन से, अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कह रहे हैं कि 30 लोगों का ग्रुप, ये पिटे हुए मोरे, इनमें से कोई एक बड़ा नाम बताएं कि जिसने इमरान खान साहब को पिछले 5 साल में या खास तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी को बड़ा चैलेंज दिया हो, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सीट निकाली हो, कौन सा बंदा शामिल हुआ है इनके अंदर? तो इसलिए ये ग्रुप्स वगैरह इनकी कोई अहमियत नहीं है। सबसे जो ताकतवर ग्रुप था वो जनरल बाजवा खुद थे। जब जनरल बाजवा इमरान खान साहब को इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सके तो ये 30-35 कागजी ग्रुप, इनकी कोई अहमियत नहीं। अजराज साहब, क्योंकि ये ग्रुप्स हैं और कुछ ने तो शमूलियत भी इख्तियार कर ली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 30 रहनुमाओं की फहरिस्त जो है वो पेश की गई है। राना फारूक सईद ने ये पेश की है जो आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, और अब देखना ये होगा कि ये रहनुमा इलेक्टेबल्स अच्छा, राना साहब को पीपल्स बतौर पार्टी के साफी लिए मैं और आप तो थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे व्यूअर्स बताएं और आम लोग बताएं कि क्या राना साहब का उन्होंने कभी नाम सुना है, कोई तस्वीर देखी है, कोई वीडियो देखी है जिन्होंने जाकर 30 लोगों की फहरिस्त बरामद की है? तो ये गुमनाम लोग इमरान खान साहब का क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन चलें, आप खबर पढ़ें फिर इस पे कमेंट करते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि एलामिये में वस्ती पंजाब के 30 रहनुमा चंद रोज में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और जरदारी साहब क्योंकि लाहौर में है और ये अब काम हो जाएगा। सब मसला यहाँ पर पता है क्या है पाकिस्तान की सियासत के अंदर? हम क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे, और मैं ये समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया पर जितनी उनकी नज़र है ना, शायद ही आपके टेलीविजन के व्यूअर की होगी। अब हो ही रहा है कि ये जो पब्लिक ओपिनियन या पॉपुलर ओपिनियन डेवलप हो रहा है ना, वो शहरी इलाकों से होता है, वहां पर जहां पे सोशल मीडिया का एक्सेस मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उन इलाकों की जहां पर तरक्की नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहां पर आज भी वडेरा सिस्टम है, जहां पर आज भी मस्जिद और मौलवी साहब और इमाम बारगाह वो वोट और जो वडेरे ने कह दिया वो चीज चलती है। तो इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं, एक बड़ा चंक अगर किसी जमात में चला जाता है और वो उस पार्टी के उस रुकन को, जिसके लिए वो इमरान खान भी वही है, इलेक्टेबल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो वोट बैंक ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन सीटों पे जहां पर उनको मालूम है कि यार यहाँ पे तो हम जीतेंगे नहीं, लाहौर में अगर वो 5 या 10 बंदे खड़े कर दें तो उन्हें मालूम है कि यहाँ पर किस किस्म की उनकी पछाड़ होगी, तो उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने साथ शामिल इसलिए भी किया ताकि शिकस्त ना हो, और दूसरी बात यह कि वोट और जो जीत है वो यकीनी हो। तो इसीलिए ये 30 नाम, बेशक हमें ये हमारे व्यूअर्स को ना पता हो, लेकिन ऐसा भी ये इलेक्टेबल्स अपने इलाकों में तो जाने जाते हैं। इनकी हैसियत क्या है, ये किस किस्म का है, कईयों को तो इन्होंने कर्जे भी दिए होंगे, कईयों का तो जमीनें भी गिरवी इन्होंने रखी होंगी, कईयों को तो ये डरा धमका कर ट्रालियां भरकर पोलिंग वाले दिन लेकर जाते होंगे, तो उनको मालूम होगा। और फिर ये भी हमें बात याद रखनी चाहिए कि इन इलाकों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जिस खंबे की हम बात कर रहे हैं उसे खड़ा किया गया, तो ऐन मुमकिन है कि वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं उसे बैठा दें, या उसके खिलाफ कोई केस या उसकी जमानत जब्त हो जाए, या उसे उस दिन जो है कैंपेन ना करने दी जाए। तो राय साहब, ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पर चीजें जो है उस पर होमवर्क तो हो रहा है। हाशमी साहब, देखें कि ये जो 0.5% इलेक्टेबल्स हैं, इनके मुतल्लिक सबसे अहम बात यह है कि ये एक बयानिया बनाया गया है कि इमरान खान साहब की जमात कोई सिर्फ शहरी इलाकों की जमात है। ये बयानिया 100% गलत है। अगर इमरान खान साहब की जमात सिर्फ शहरी इलाकों की जमात होती तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ना होती। अगर ये सिर्फ शहरी इलाकों की जमात होती तो ये फिर केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब बैक वक्त यहाँ पर हुक्मरान ना होती, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत में ना होती, यानी जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो ये सिर्फ शहरी इलाकों के वोट की बुनियाद पर आप पूरे पाकिस्तान में और तमाम सूबों में
अपनी इतनी बड़ी प्रेजेंस कायम नहीं रख सकते और ना ही तमाम सूबों में इस तरह अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मैं एक प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, छोटा सा वाकया या छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मरी, कोटा और कोटली सतिया, अब ये जो हल्का है, अब आप यहाँ पे देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी ये कोई ऐसे प्योर शहरी हल्के नहीं है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि 1988 से यहाँ पे इलेक्शन जीत रहे थे, उस वक्त से इलेक्शन जीत रहे थे और आज़ाद हैसियत में भी नून लीग को पहली मरतबा उन्होंने हरा दिया था। लेकिन सदाकत अब्बासी ने, एक अननोन सा चेहरा था, पहली मरतबा सामने आए, यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पहली मरतबा सामने आए और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दे दी। तो लोगों के लिए तो ये बात नाकाबिले यकीन थी कि शाहिद खाकान अब्बासी को एक नो आमूज सदाकत अब्बासी ने शिकस्त दे दी। लोग इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि इमरान खान साहब की जो वेव थी उसने कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से पॉलिटिकली ये नून लीग को और पीपल्स पार्टी को डैमेज किया। तो ये 0.5% जो इलेक्टेबल्स थे, जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जीतने की पोजीशन में थे, अब भी इनमें से शायद इक्का दुक्का 2, 3, 4 लोग जीतने की पोजीशन में हों, लेकिन अब इनकी पोजीशंस बड़ी वीक हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने देखा कि बड़े बड़े जो इलेक्टेबल्स थे, बड़े बड़े जो बुर्ज थे, वो इमरान खान साहब ने गिरा दिए और अपने ऐसे रहनुमाओं के जरिए गिरा दिए जिनके लिए खान साहब कैंपेन भी नहीं कर सके, क्योंकि खान साहब को मुकदमात में उलझाया हुआ था। जज ज़ेबा साहिबा के केस में अभी तक उलझाया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस जाके जमान पार्क में सम्मन भी वसूल करवाई है कि जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक एक फ़िक्रा क्यों कह दिया कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे जब इक़्तिदार में आ गए हैं। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर इमरान खान साहब को कैंपेन का मौका मिल गया और कैंपेन का मौका ना भी मिला, सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, तो ये 2-4 नशिस्तें इलेक्टेबल्स की ये मैटर नहीं करती। ये रहीम यार खान से पहले भी इनके जो इलेक्टेबल्स हैं पीपल्स पार्टी के, ये वहां से पहले भी जीतते रहे, लेकिन पंजाब इतना बड़ा सूबा है, और आप कहते थे 372 के साहब, आप और मैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप और हम ये कहते थे कि अगर इलेक्शन हो गए और अगर फ्री एंड फेयर हो गए तो इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। राय साहब, यही तो मसला है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे और ना ही इलेक्शन होंगे या कब होंगे ये किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, अब इसमें ना मुझे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो गया, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमले केस से बरी कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बुजुर्ग खातून, पहली खातून जो बाहर आई हैं और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था जो मुस्तरद कर दिया गया, यानी जो रिमांड लेने के लिए उनको जो इस्तदा की गई अदालत के सामने कि जनाब हमने इनसे फ़ोन जो है बरामद करना है और उसका फिर कोई टेस्ट, फोटोग्राफिक टेस्ट, पता नहीं कौन सा टेस्ट है जिसका लाहौर से इन्होंने करवाना था, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा को कहा गया कि अगर इनके ऊपर कोई और केस नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।